हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव एंड माय नेम इज़ हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे फ्लोटेशन का लेक्चर नंबर 3 और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा फ्लोटेशन के अंदर, क्लास 9 फिजिक्स। चलिए, लास्ट जो हमारे पास लेक्चर था उसमें हमने आर्चिमिडीज प्रिंसिपल का जिक्र किया था और प्लस में हमने उसमें क्या पढ़ा था, लॉज ऑफ फ्लोटेशन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास है वो। तो उसके आगे जो हमारे पास इसका सेकंड लास्ट टॉपिक बचता है उसका नाम है आपके पास डेंसिटी, और डेंसिटी के बाद आपके पास आएगा रिलेटिव डेंसिटी, और ये आपके पास जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। चलिए, अगर हम बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी होती क्या है, तो बेसिकली सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, density of substance is defined as the mass of substance per unit volume। अभी अच्छे समझाएंगे इसको, एक बार आप इसको यहां तक उतारो। और इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस टू द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। यानी कि अगर मैं बात करूं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस तो आपके पास डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास क्या होगा, मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या बात समझ में आया? और डेंसिटी को हम बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम RHO, रो। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, M अपॉन में V। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। क्या बात समझ में आई, मास अपॉन वॉल्यूम। अब प्रश्न आते हैं कि डेंसिटी होती क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, किसको हम बोलेंगे कि भाई इसकी डेंसिटी, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हम बोलते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर, कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो आपके पास होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। चलो, इसके साथ अब kg पर मीटर क्यूब आ गया तो साथ साथ में इसको एक बार कर लेते हैं कि इट्स SI यूनिटीज, इसकी SI यूनिट क्या होगी इसकी SI यूनिट क्या होगी, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की SI यूनिट क्या होती है आपके पास, kg, और वॉल्यूम की SI यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होती है आपके पास किसी भी चीज की, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ, SI यूनिट क्या होती है, मीटर, मीटर मीटर मतलब मीटर क्यूब, यानी इसकी SI यूनिट आपके पास क्या हो गई, kg पर मीटर क्यूब। और अगर मैं बात करूं सीजीएस की, तो सीजीएस यूनिट क्या हो गई, मास की क्या होती है आपके पास, ग्राम, और वॉल्यूम की क्या होती है, यानी लेंथ की क्या होती है, सेंटीमीटर, और 3 बार सेंटीमीटर आया मतलब सेंटीमीटर क्यूब, यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसके पास सीजीएस यूनिट हो गई। क्या बात समझ में आया? और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, लिख लेना ये चीज कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या बात समझ में आया? आपके पास ये स्केलर क्वांटिटी है। अब हम चलो बात कर रहे थे कि वाटर की जो आपके पास डेंसिटी है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब है। इसका मतलब क्या है, तो देखो ध्यान से देखना इसको चीज को, कि मान लो ये बोलते हैं कि अगर मेरे पास एक बॉक्स है, ये मेरे पास मान लो एक बॉक्स है, ठीक है, और ये बॉक्स है ना, इसकी लंबाई आपके पास 1 मीटर है, इसकी जो विड्थ है वो भी 1 मीटर है, और हाइट है वो भी क्या आपके पास 1 मीटर। क्या बात समझ में आई? इसकी लेंथ 1 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर, और लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी आपके पास 1 मीटर। तो मेरे को एक बात बताओ, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी इस बॉक्स की? इस बॉक्स की जो वॉल्यूम है वो कितना होगा आपके पास, 1 L इंटू बी इंटू एच, और ये कितना बना आपके पास 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, यानी 1 मीटर क्यूब। यानी वॉल्यूम कितनी हुई इस बॉक्स की, 1 मीटर क्यूब हुई। चलो भाई, अब समझना ध्यान से इस चीज को, अगर 1 मीटर क्यूब के बॉक्स के अंदर और मैंने पानी भर दिया, वाटर को मैंने फिल किया, ठीक है, और जब मैंने वाटर को फिल किया इसके अंदर, तो सीधी सी बात है वाटर इसके अंदर पूरा फैल जाएगा, है ना, पूरा अंदर फिल है, भरा हुआ अंदर से भी, ठीक है। ये लो, तो जब मैंने वाटर का मास किया, मैंने वाटर को फिल किया और जब वाटर को मैंने देखा कितना पानी आया, जब उसको मैंने वेट उसका मास किया तो मास हमारे पास कितना आया
1000 kg। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना वाटर आ सकता है, 1000 kg आ सकता है। क्या बात समझ में आई? इसका मतलब है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर अच्छा हम बात करेंगे कि चलो भैया वाटर की हो गई। अगर हम बात करें, मान लो आपने इसके अंदर ही मिट्टी भरनी है, मिट्टी। अब मिट्टी में मैंने आपको बोला आपको 2 तरह की मिट्टी यूज करनी है। एक तो आप यूज करो गिल्ली मिट्टी और एक आप यूज करो कोई भी सैंड, मतलब डेजर्ट सैंड या फिर सूखी मिट्टी। समझ रहे हो डिफरेंस? तो जब आपने इसके अंदर आपने ड्राई सॉइल ली और एक में आपने ली वेट सॉइल, अब दोनों को भर दिया। अब इस बॉक्स को उठा के देखो हल्का कौन लगेगा, ड्राई वाला या वेट वाला? ये तो आप अपने घर पे भी करके देख लोगे, आपको पता चलेगा कि जो ड्राई सेल है वो क्या मिलेगा आपको, हल्का मिलेगा। ये मैंने उल्टा लगा दिया, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, मैथ में नहीं जाना। तो आपको क्या देखेगा कि ड्राई सेल है वो, उसका जो मास है, किसका मास ऑफ ड्राई सेल, वो क्या मिलेगा, मास ऑफ वेट सेल से कम मिलेगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? सिमिलरली अगर इसी के अंदर मैं कॉटन को फिल कर दूं, रुई, तो क्या ज्यादा मास होगा? रुई को अगर मैंने रख दिया, नहीं, रुई हल्की रहेगी, इसलिए डेंसिटी ऑफ जो कॉटन है वो ज्यादा कम होती है। क्या बात समझ में आया? अगर मैं इसके अंदर आयरन रख दूं, ठीक है, मेल्ट करके आयरन को, उसको अगर मैं इसके अंदर फिल करूं और जब मैं उसका मास करूंगा तो हमारे पास आता है ये इतना आता है। यानी इसके अंदर अगर मैंने आयरन को रखा और जब उसको मैंने मास किया कि कितना आया, तो मेरे को पता लगेगा 7800 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब के अंदर इतना आयरन आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास अगर लकड़ी की बात करें, वुड की बात करें, तो आपके पास आती है नियरली 800 kg पर मीटर क्यूब। लकड़ी का गुटका मैंने इसी वॉल्यूम का बनाया। ये अगर मैंने लकड़ी ली, किसी भी पेड़ की या कोई भी लकड़ी आपने ली, उसको 1 मीटर अगर मैंने काटा वगैरह, उसको जो मैंने तोला तो 800 kg बनेगा। रियलिटी है, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास होता है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो गई, इतनी हो गई। डेंसिटी ऑफ आयरन क्या हो गई, ये। डेंसिटी ऑफ वुड कितनी हो गई, इतनी। अगर मैं आइस की बात करूं तो डेंसिटी ऑफ आइस कितनी होती है, 920। आइस की डेंसिटी कितनी होती है, 920 kg पर मीटर क्यूब। ये भी इनका यूज होगा आपको अगले टॉपिक में। क्या आपको ये बात समझ में आया डेंसिटी होती क्या है? तो ये आपके पास डेंसिटी है। चलो रब करते हैं, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर आपके पास फ्लोटेशन होगा ऑब्जेक्ट का, अगर मान लो आपने क्या किया, वाटर लिया और वाटर के अंदर आपने आइस को रखा, तो आपने देखते हो आइस का ब्लॉक, बर्फ का टुकड़ा, तो आप देखते हो बर्फ का टुकड़ा है वो फ्लोट करेगा, तैरेगा। अगर मैं उसकी जगह अगर स्टोन को रखूंगा तो स्टोन डूब जाएगा, हाँ या ना? तो उसी चीज को अब हम पढ़ेंगे। तो आपका जो टॉपिक है इसका नाम है डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। अगला टॉपिक आपके पास अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स की, तो आपके पास 3 केस बनेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट केस, इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। फर्स्ट केस हमने क्या लिया कि अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है वो लेस देन है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वो लेस देन है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। चीज समझ रहे हो? जो अगर किसी को नहीं समझ में आए तो समझो इस चीज को। रो का मतलब होगा डेंसिटी किसकी, सब्सटेंस की, लेस देन है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। अब कैसे सॉरी मानो मेरे पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर मैंने क्या फिल किया, वाटर या लिक्विड। मान लो आप यहाँ पे लिक्विड का केस ले रहे, वाटर का क्यों ले रहे, ठीक है। ये आपके पास है लिक्विड कोई भी। अब मैंने इसके अंदर एक सब्सटेंस को छोड़ा और अगर सब्सटेंस की डेंसिटी बराबर है तो क्या देखा हमने कि जो डेंसिटी बराबर अगर आपकी लेस देन है तो जो सब्सटेंस है वो आपका डिप हो गया, आधा और आधा फ्लोट कर रहे हैं।
यानी कि बेसिक बात ये हुई कि इफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा, तैरेगा। अब तैरेगा भी इस तरह से, फ्लोट इन सच ए वे दैट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्लोट इन सच ए वे दैट, किस तरह से तैरेगा आपके पास कि सम पोर्शन ऑफ सब्सटेंस, कुछ पोर्शन ऑफ सब्सटेंस विल इनसाइड द वाटर, विल इनसाइड द लिक्विड, सॉरी बार बार वाटर यूज हो रहा है, लिक्विड, वो लिक्विड के अंदर रहेगा, एंड रिमेनिंग पोर्शन आउटसाइड द लिक्विड। क्या बात समझ में आई भाई? अगर आपके पास डेंसिटी सब्सटेंस की कम होगी तो वो तैरेगा, और तैरेगा इस हिसाब से कि आधा तो वो पानी के अंदर रहेगा या आधा तो लिक्विड के अंदर रहेगा और आधा लिक्विड के बाहर रहेगा। ये चीज आपको वहां पे लिखनी है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए आपके पास? एग्जाम्पल हो गए आइस बॉक्स इन वाटर। अगर आप वाटर के अंदर आइस बॉक्स को देखना, वो आपको ऐसा ही दिखे, ऐसा दिखेगा कि आधा वो पानी में डिप है और आधा ऊपर है। सिमिलरली आइस बॉक्स इन वाटर। क्या बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि आइस की जो हमने डेंसिटी देखी थी वो कितनी थी आपके पास? 920 थी, और वाटर की थी 1000। तो 920 कम है तो आइस की आपके पास कम हुई, वाटर की ज्यादा हुई, तो वो तैरेगा। और ये इस केस में होगा आपके पास, अगर ये आपके पास क्या है? सब्सटेंस है। क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? ठीक है भाई। हम अगर दूसरा एग्जांपल इसका लें तो हम ले सकते हैं इसमें कि अगर आयरन है, आयरन वाटर के अंदर करेंगे तो डिप हो जाएगा क्योंकि आयरन की डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन आयरन ब्लॉक इन मरकरी। क्यों? क्योंकि आयरन की कितनी होती है? 7,800 kg पर मीटर क्यूब, और मरकरी की कितनी थी? नियरली 13,000, यानी 13,600 kg पर मीटर क्यूब। यानी कि इसकी ज्यादा है, आयरन की कम है, तो आयरन इसमें फ्लोट करेगा, लेकिन वाटर में डिप कर जाएगा क्योंकि वाटर की कम होती है। वो बताएंगे थर्ड केस में। तो ये बात समझ में आया? चलो इसको छाप दो। इसके बाद हम बात करेंगे केस नंबर 2, वो भी अब आपके पास इंपॉर्टेंट है, देखना उस चीज को। ठीक है भाई, चलो। अगर मैं बात करूं केस नंबर 2 की, कि इफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर सब्सटेंस की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल हो जाती है तो क्या होगा उस केस में? तो हम बोलते हैं कि उस केस में भी जो ऑब्जेक्ट है विल फ्लोट। तो जब फ्लोट ही कर रहा है तो दोनों में फर्क क्या हुआ, है ना? चलो फर्क अभी दिखाएंगे आपको, पहले लिखवाए। चलो पहले डायग्राम देख लो कि मान लो ये आपके पास मैंने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, और कंटेनर के अंदर मैंने वाटर को या लिक्विड को, वाटर आ रहा है बार बार, है ना? चलो मैंने इसको फिल किया। अब जैसे मैंने इसके अंदर क्या किया, लिक्विड को डिप किया, और एक ऐसा सब्सटेंस को डिप किया, और ऐसे सब्सटेंस को डिप किया जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के बराबर है, तो इस तरह से हो जाएगा ब्लॉक। क्या समझे? एक मिनट, क्लियर है पिक्चर? हाँ जी। क्या समझे आप कि ये सब्सटेंस है आपके पास, ये आपके पास लिक्विड है। क्या समझे आप कि वो फ्लोट तो कर रहा है, लेकिन फ्लोट इस तरह से कर रहा है कि उसका कोई भी पोर्शन ऊपर नहीं है, वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, यानी पानी के अंदर है। अगर डेंसिटी इक्वल हुई तो क्या समझे कि व्हेन इन दिस केस, इस केस में द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, तैरेगा, इन सच ए वे दैट, इस तरह से, वे दैट नो पोर्शन इज अबोव द सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ लिक्विड, और टोटली पोर्शन इज इनसाइड वाटर। सॉरी इनसाइड द लिक्विड, वाटर नहीं, लिक्विड की अगर हम बात करें।
क्या बात समझ में आया? अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया तार इन लिक्विड, तारकोल। इनकी डेंसिटी सेम है, नियरली सेम है, नियरली लगभग। तो ये जो तार है वो फ्लोट इस तरह से करेगा कि वो क्या क्या आपके पास तैर भी रहे, बट ऐसे तैर है कि कंप्लीटली पानी के अंदर है, वो बाहर नहीं है। क्या बात समझ में आई? चलें आगे, ये आपके पास हो गया पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो रब कर दी इसको। चलो आगे एग्जाम्पल अगर हम बात करें नंबर 3, तो सबको पता भी है वैसे। अगर थर्ड केस की बात करते हैं, इफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मोर देन, अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मोर देन है किससे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो क्या होगा? अगर भाई डेंसिटी सब्सटेंस की ज्यादा है तो वो ज्यादा भारी है, वो ज्यादा भारी है तो पानी के अंदर क्या हो जाएगा? वो इमर्ज्ड हो जाएगा, मतलब डूब जाएगा। देखो कैसे, ऐसे। मान लो आपके पास क्या हो गया? लिक्विड हो गया, ये लिक्विड है आपके पास, और इसमें मैंने ब्लॉक को क्या किया? रखा, तो मैंने इस तरह से देखा, वो ये ऐसे हो गया। ये आपके पास है, कोई भी सब्सटेंस बोल दो, ऑब्जेक्ट बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जब आपके पास डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मोर हो जाएगी देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इन दिस केस द ऑब्जेक्ट सब्सटेंस will completely sink in the liquid, sink या फिर immersed या submerged, at bottom, वो बॉटम में चला जाएगा, वो बिल्कुल कंप्लीटली सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, अंदर तक चला जाएगा। एग्जाम्पल इसके दें तो एग्जाम्पल क्या हो गया? आयरन ब्लॉक इन वाटर। वाटर की कितनी होती है? 1000। आयरन ब्लॉक की कितनी होती है? 9800 7800। तो 7800 इसकी ज्यादा है और इसकी 1000, तो क्या करेगा ये? आपके पास डूब जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। क्या बात समझ में आई? तो ये हो गया आपके पास डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। चलो आगे चले, इसको करें, फिर लास्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे पास, जिसका नाम है आपके पास रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। चलो चलते अगले टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब इसमें डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस तो बात अच्छी है, हम पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब कि रिलेटिव नहीं कहते हम अपने, मेरा रिलेटिव है, रिश्तेदार है, तो रिश्तेदारी आएगा यहाँ पे। रिलेटिव का मतलब रिश्तेदारी। तो जो डेंसिटी है वो मैं सब्सटेंस की कंपेयर करूंगा किसके साथ? लिक्विड के साथ, यानी लिक्विड के साथ करेंगे और वो वाटर होगा आपके पास। यानी पहले डेफिनेशन देखो इसकी, क्या लिखेंगे इसको? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज its density defined as ratio of its density to the density of water। क्या बात समझ में आई? यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को मैं कंपेयर करूंगा डेंसिटी ऑफ वाटर से, कि वो वाटर से कितना डेंसिटी ज्यादा है, कितनी डेंसिटी कम है। वो रेशियो यहाँ पे क्या बताता है? रिलेटिव डेंसिटी। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या है? आरडी रिप्रेजेंट करो मैं रिलेटिव डेंसिटी से। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपके पास क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दैट सब्सटेंस, उसी सब्सटेंस की जिसकी हमने निकालनी है, टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या बात समझ में आया? तो ये आपके पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपने याद करना है। अगर मैं बोलूं इसकी एसआई यूनिट क्या होगी आपके पास? कौन बताएगा मेरे को एसआई यूनिट? ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी, डेंसिटी कैंसिल, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी?
क्या होगी? इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस क्वांटिटी है, ना तो इसकी सीजीएस होगी ना इसकी एसआई यूनिट होगी। बात समझ में आया? क्यों? पर मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, क्या हो गया? कैंसिल। यानी ऊपर क्या आएगा? केजी पर मीटर क्यूब, और नीचे वाटर की भी क्या आएगी? केजी पर मीटर क्यूब। ये आपस में कैंसिल होकर आपका आता है 1, यानी यूनिटलेस है। क्या बात समझ में आई? तो इसको आपको याद रखना है। इसमें केस है कि इफ इसको हम लिख दें कि रिलेटिव डेंसिटी जो आपके पास आएगी वो क्या आएगी आपके पास? डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, मतलब मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, गुना में डेंसिटी ऑफ वाटर क्या आएगी? नीचे लिख रहा हूं मैं, मास ऑफ वाटर, और ऊपर क्या जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या बात समझ में आई ये चीज? अरे भाई ऊपर लिखूंगा मास ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, नीचे मास ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम नीचे आएगी, इसका वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास ये आपके पास नया फॉर्मूला है। इफ वॉल्यूम दोनों की मैंने सेम लेता हूं, इफ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस है वो इक्वल होते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर के, देन कैंसिल हो जाएगी, और तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या बनेगी? मास ऑफ सब्सटेंस टू द मास ऑफ वाटर। ये सिर्फ एक केस में आएगा। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि रिलेटिव डेंसिटी बताओ और आप कहोगे सर जी हम तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, आपने बताया था, तो ये फॉर्मूला लगाना गलत है। ये सिर्फ एक केस में लगेगा, कब? जब आपके पास जो वॉल्यूम है वो दोनों की क्या हो? आपके पास सेम आए। क्या बात समझ में आया? तो ये आपके पास हो गया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया? हाँ, एक चीज और यहां पे कि अगर आपके पास रिलेटिव डेंसिटी 1 आई, इट मींस ऊपर वाले की डेंसिटी और नीचे वाली डेंसिटी सेम है। अगर सेम है तो 1 आएगा आंसर। तो इट मीन क्या हुआ? अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 आती है तो जो डेंसिटी है दोनों सब्सटेंस की वो क्या है? एक मिनट में इसको नोट करा देता हूं, इस चीज को एक बार इसको रब कर दे। चलो ये नीचे का रब कर रहे हैं हम। देखो समझना इस चीज को। इफ रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू 1, अभी 1 कब आ सकती है? जब दोनों के ऊपर नीचे सेम हो। इट मींस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड या वाटर की बात कर रहे हैं। अगर दोनों की सेम है तो आपके पास रिलेटिव डेंसिटी क्या आएगी? 1 आएगी। बात समझ में आया? पानी में पानी को जब आप मिलाओगे तो मिक्स हो जाता है, इसीलिए, क्योंकि दोनों की डेंसिटी क्या है? सेम है। अगर रिलेटिव डेंसिटी आपके पास ग्रेटर देन 1 आई, कैसी आई? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 कब आ सकता है? जब ऊपर वाली बड़ी हो नीचे वाली छोटी फ्रैक्शन हो। भाई 5/3 ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, भाग करोगे तो कब आया? जब आपका न्यूमिनेटर ग्रेटर हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। यानी ऊपर वाला बड़ा, इसका क्या मतलब हुआ कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, इट मींस इट विल सिंक इन द वाटर, डूब जाएगी। अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर लेस देन 1 है, लेस देन 1 कब आएगी? जब नीचे वाला मान लो 3 हो जाए, ऊपर वाला 5 हो जाए, सो नीचे वाला 5 हो जाए। अब ये इसको डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या आएगा? ये लेस देन 1 आएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जब छोटा बड़ा होगा तो लेस देन 1, यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो लेस देन होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहां से फिर से वो केस बन गए, जब दोनों इक्वल होंगे तो फ्लोट करेगा, इस तरह फ्लोट करेगा कि उसका सारा पोर्शन वाटर के अंदर रहेगा। इसमें डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ज्यादा हो गई, रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ज्यादा है वो डूब जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कम है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है। लिक्विड नहीं, वाटर, सॉरी वाटर यूज करें। आप कह रहे सर जी वाटर की जगह लिक्विड बोल रहे थे, लिक्विड की जगह वाटर है ना। तो अब वो पानी में ऊपर तैरेगा, इस तरह से तैरेगा कि आधा पोर्शन ऊपर और आधा पोर्शन नीचे। तो ये आपके पास होता है रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। यहाँ से चैप्टर आपका फिनिश हुआ। हम ए न्यूमेरिकल देख लेते हैं और फिर इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, चलो चलो न्यूमेरिकल अगर हम देखें, चलो मैं पहले उतार देता हूं। देखिए ये आपको बोल रहा है कि द मास ऑफ सब्सटेंस है
वो आपके पास कितना आता है, वो आपके पास 2 मीटर क्यूब का स्टील का इतना आया, तो आपके पास डेंसिटी क्या आएगी, गिवन सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है, तो गिवन आपके पास क्या, मास ऑफ सब्सटेंस, आपके पास है मास ऑफ सब्सटेंस कितना है 15600 kg। वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कितना है, कहोगे सर गिवन ही नहीं है, गिवन है ना, ये रहा, कैसे पता चला, पीछे मीटर क्यूब है, यानी द मास ऑफ दिस ऑफ स्टील इज इतना। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कैसे सर जी वॉल्यूम तो दे नहीं रखी, आप क्वेश्चन गलत, आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा द मास ऑफ इतनी वॉल्यूम ऑफ स्टील, नहीं, अब हर चीज आपको लिखी थोड़ी ना मिलेगी, आपको कैसे पता लगाना है, पीछे केजी मिल गया, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, मास हो गया, कैसे पता चला, केजी है भाई, इसके पीछे मीटर क्यूब है, मतलब ये वॉल्यूम है, कितना आंसर 2 मीटर क्यूब। एसआई यूनिट आपके पास दोनों एसआई यूनिट में है, आपको क्या निकालनी, डेंसिटी निकालनी है, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। मास आपके पास कितना है 15600, और ये आपके पास कितना है 2, आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा केजी पर मीटर क्यूब। अगर मैं बोलूं सीजीएस में निकालो, सीजीएस में आपको पता है आंसर कितना आया, आपके पास जो डेंसिटी आई है वो आई 7800 kg पर मीटर क्यूब, मतलब कि 7800 kg अपॉन में 1 मीटर क्यूब, हाँ है ना। अब मैं इसको केजी को ग्राम में करूंगा तो 7800 मल्टीप्लाई बाई 1000 ग्राम, क्या बात समझ में आई, 1 केजी में कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज समझ में आया। अब इसका पंगा है 100, यहाँ पे 1 मीटर क्यूब है, यानी कि 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो क्या इसकी जगह मैं लिख दूं 100 सेंटीमीटर, इसकी जगह 100 सेंटीमीटर, बिल्कुल बेसिक तरीका है समझाने का ये, इसकी जगह, क्योंकि आप 9th क्लास के हिसाब से अगर देखें तो ये बेसिक पढ़ते हैं, तो कितना मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 5 6, यानी इसकी जगह मैं पूरी जगह क्या लिख दूं 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, हाँ है ना, हाँ है ना, क्लियर चीज है बिल्कुल ही। जब आप कट करोगे तो ऊपर आपके पास बनता है 7 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 2 3 4 5, 5 अपॉन में 10⁶, 5 से 1 कट गया, नीचे 10 बचा, यानी 7 8 अपॉन में 10, मतलब कि 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है, आ जाए बोर्ड पे। तो आपके पास ये हुआ डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, वो आपको डेंसिटी देगा तो मास निकलवा लेगा, डेंसिटी देकर वॉल्यूम निकलवा लेगा, मास वॉल्यूम देके कुछ भी वो आपस में आपसे घुमा देगा, बट कॉन्सेप्ट आपके पास ये रहेगा। चलिए लेट्स मूव ऑन सेकंड न्यूमेरिकल। ये बोल रहे कि द मास ऑफ ए सॉलिड ऑफ 5 मीटर क्यूब इज इतना 40,000 kg, देन कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी। तो सॉल्यूशन आपको पता है क्या कि रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या हमें डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस गिवन है, नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अच्छा गिवन क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस या सॉलिड यूज करें तो मास ऑफ सॉलिड कितना है आपके पास 40,000 kg, और उसकी वॉल्यूम कितनी है आपके पास 5 मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या सॉलिड की क्या होगी आपके पास, यहाँ पे हम सॉलिड यूज कर रहे हैं बुक में, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। तो वो डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होगी, मास ऑफ सॉलिड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मास ऑफ सॉलिड कितने है 40,000 kg, वॉल्यूम कितनी है 5 मीटर क्यूब। क्या दोनों एसआई यूनिट में है, हाँ जी, तो दोनों एसआई सिस्टम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास आंसर आता है 8000 kg पर मीटर क्यूब। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा हो गया, इतना नहीं होता, बट कोई नाम हम इससे क्या मतलब, ठीक है। चलो अगर हम चाहें तो इसको एक कम कर दो, थोड़ा प्रॉपर आंसर आ जाएगा, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप वैल्यू अपने हिसाब से कर दो, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का, ठीक है। बट जो मैं समझा रहा चाह रहा हूँ उसके लिए मैंने एक कम कर दिया, 800 kg पर मीटर क्यूब। नाउ रिलेटिव डेंसिटी, अच्छा हमें डेंसिटी ऑफ वाटर पता है क्या होती है, वो याद रखना आपको 1000 kg पर मीटर क्यूब।
तो कितना हुआ आपके पास ये 1000 के जो मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग, ये आपके पास होता है भाई साहब, ऊपर वाला आया आपके पास 800, नीचे वाला आपके पास आया 1000, है ना। तो आपके पास आंसर आया 0.8, क्या कुछ नहीं, बस ऐसा यूनिट नहीं है इसकी कोई भी, ऊपर भी मीटर पर केजी पर मीटर क्यूब वो कट गए, तो आपके पास रिलेटिव डेंसिटी आई। और ये क्या आई है, ये आपके पास 1 से लेस देन आई है ना, 1 से छोटी है। इट मीन्स इट विल फ्लोट ऑन द वाटर, ऑन सरफेस ऑफ वाटर। और एक्चुअली में देखा जाए तो ये आपके पास डेंसिटी होती है वुड की, लकड़ी की, ठीक है। अगर हम 40,000 करते तो यहाँ पे 10 ऐड हो जाती और फिर 8 आंसर आता, 8 आंसर आता, इसका मतलब वो 1 से ज़्यादा हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया तो पानी में डूब जाता। तो ये आपके पास है रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आए, पहली बात आए गए होंगे, कोई टफ तो है ही नहीं, तो बस यही बोलेंगे, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।